90,000 स्टूडेंट्स दिए हैं और 18,000 स्टूडेंट्स ही पास कर पाए। 72,000 स्टूडेंट्स फेल किए हैं। सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कॉल करेंगे, पास हुआ, ऑल इंडिया रैंक आया, वाह बहुत बढ़िया बात है। और उसको अगर वो बोल दिया कि फेल हुआ ना, तुरंत फ़ोन काट देंगे। ICI ग्रेस मार्क्स, आप भरोसा नहीं मत करना कि आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और उनको अवॉइड करनी चाहिए, ये जो मन में अभी कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे ना कि मैं CA छोड़ दूँ या CA क्विट कर दूँ, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें अभी तक का सबसे आसान पेपर May 26 का नहीं was मिला। मैथ्स, तो आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड्स कॉल करेगा और पूछेगा पास हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि भाई क्या कारण था, कुछ नहीं। सच बोलता हूं भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना 20% रिजल्ट आया है, मेरे लिए ना 90,000 स्टूडेंट्स दिए हैं और 18,000 स्टूडेंट्स ही पास कर पाए। 72,000 स्टूडेंट्स फेल किए हैं एंड दिस इज द रियलिटी। आज के टाइम पे ना सच बोलता हूं, सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कॉल करेंगे, पास हुआ, ऑल इंडिया रैंक आया, वाह बहुत बढ़िया बात है। और उसको अगर वो बोल दिया कि फेल हुआ ना, तुरंत फोन काट देंगे। दिस इज द रियलिटी। बट मैं इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में ना उन लोगों के लिए ये बना रहा हूँ जिनका नहीं हो पाया है, और जो लोग फर्स्ट बार अपना अटेम्प्ट देने वाले ना September 26, दिस इज योर अटेम्प्ट। इसके पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई बहुत ध्यान से सुनना मेरे लिए। ये मैं आपको सच बोलता हूँ कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि भाई रो लो, ये वो दिल तो बोलता है ये बोल दो कि रो लो, कुछ कर लो। बट जो लोग अभी ये वीडियो देखोगे ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, ये मैनिफेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। सर अभी जो 20% रिजल्ट आया है, मुझे उस पर बात नहीं करना। मुझे उन स्टूडेंट से बात करना है जिनका नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो। तो उनको अभी किस पे फोकस करना चाहिए, अभी कैसे, नेक्स्ट 5 days व्हाट दे शुड डू। देखो टेक्निकली उज्जवल बात मैं समझता हूँ और मैं ना उन सब बच्चों के दुख से रिलेट कर पाता हूँ। एक बात तुमने बहुत अच्छी बोली कि इस दिन पर हर आदमी ये ज़रूर देखता है कि जिसका पास हुआ उसके साथ खड़ा रहना। बट जो बच्चा बेचारा नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है, किसी किसी का तो चलो पढ़ा नहीं था इस वजह से नहीं हुआ, या किसी का चलो बैड लक था इस वजह से नहीं हुआ, या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ने सब कुछ किया जो वो कर सकता था फिर भी नहीं हुआ। तो अब इन बच्चों के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये मेरा आज इनफैक्ट अभी जस्ट इस रिजल्ट के बाद मैं 6 बजे एक लाइव करके बच्चों के साथ बैठ के आया। मैंने उनको बताया कि द नेक्स्ट 3 days, नॉट 5 days, बट द नेक्स्ट 3 days शुड बी ऑल अबाउट कि भाई अब मैं एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में जाने वाला हूँ। सितंबर आ रहा है, अभी 2 महीना में ही अटेम्प्ट है। तो इससे पहले आप अगले अटेम्प्ट में जाओ, व्हाट यू शुड डू इज कॉल्ड अ स्वॉट एनालिसिस। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, क्यों आपका ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया, आपके हिसाब से आपकी कहां कहां पर मिस्टेक्स है, उनको आप एक जगह जॉट डाउन कर लो सो दैट यू डोंट एंड अप रिपीटिंग इट। क्योंकि अगर यही गलती वापस से आप रिपीट किए, इनपुट ही चेंज नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे चेंज होगा। अब बच्चा अगर बार बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म यही करता रहेगा तो आउटपुट कैसे चेंज होगा। सो व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द नेक्स्ट 5 days इज, पहले आप बैठो अपने साथ, थोड़ा दुख है दुख मना लो, आप एक लिस्ट बनाओ, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत किया मैंने, एंड मेक श्योर कि एक बार आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर लो, यू डोंट एंड अप रिपीटिंग इट। So the next 3 days is all about identifying your mistake and making the right plan for the next attempt. मेरे हिसाब से अगले 3 दिन बच्चों को सिर्फ यही करना चाहिए, उसके अलावा उनको किसी चीज पे और ध्यान नहीं देना चाहिए, बस यही करना चाहिए, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। और एक चीज और उनको अवॉइड करनी चाहिए, ये जो मन में अभी कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे ना कि मैं CA छोड़ दूं या CA क्विट कर दूं, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें एक सेटबैक मिलता है ना जिंदगी में, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि इस सेटबैक से साथ कैसे देना। निकले, ठीक है। तो वहां पर हमको क्विट करने का जो डिसीजन होता है ना, वो हमेशा सबसे इजीएस्ट डिसीजन होता है। तो क्विट नहीं करना है, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके हाँ। वापस से सही तरीके से लड़ना है। क्योंकि क्विट करने से आप कभी जीत नहीं पाओगे, इतना तो डेफिनेट है। आज यहाँ पर आप पीछे रह गए, कल कहीं और पीछे रह जाओगे। तो क्विट नहीं करना है, फाइट करना है, दैट इज द मेन मोटिव। यही बच्चों को प्लान करके अपना सक्सेस पॉइंट अगला करके दिखाना है। दैट इज माय आइडिया मेरे हिसाब से। अभी मैं रिजल्ट देख रहा था एक का, जिसमें सब में उसका एग्जाम्पशन आया, लॉ में 33 आया। अब वो सोच रहा होगा कि काश मैं लॉ में 6 नंबर्स या 7 नंबर ज़्यादा लेके आया था, पास हो जाता। देखो यार सच बोलता हूँ, लक कभी ना कभी
धोखा दे देता है। आपका ये गलती नहीं है। और वहाँ पे ना, मैं दुनिया में आप कोई भी जगह में पूछ लो, आपका रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड्स कॉल करेगा और पूछेगा पास हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि भाई क्या कारण था, कुछ नहीं, बस काट देगा। और उसमें ना रिजल्ट में ना एक बॉक्स भी नहीं आता है कि वाई डिडंट यू पास। एक बॉक्स होना चाहिए था ना कि एक्सक्यूज कुछ लिख देने का, नहीं आता है। 60 दिन है आपके हाथ में, मैं 60 दिन भी नहीं बोलूँगा, 50 दिन बोलूँगा, 50 दिन है आपके हाथ में, यू कैन चेंज इट। बट सर अभी एक सिंपल सवाल है, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दिया है, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दे के फेल हो चुका है या सितंबर 2026 में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाउ टू मेक इट देयर लास्ट अटेम्प्ट फॉर फाउंडेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू एंड दिस फाउंडेशन का थिंग एंड दे वॉन्ट टू मूव इट। अब आईसीआई का रिजल्ट 20% है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगता है आप मान के चलना कि 1% होगा रिजल्ट, तो उस 1% में कैसे आए? देखो, बात क्वेश्चन बहुत वैलिड है और तुमने अपनी बात भी सही बोली कि किस्मत मतलब लक जो है ना एक फैक्टर तो प्ले करता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपका पेपर किसके हाथ में गया कोई गारंटी नहीं है। अभी जैसे उज्जवल तुमने बताया कि तुमने एक पेपर देखा 33, मैं अब तुमको एक पेपर बताता हूँ, एक रिजल्ट 18 आया है अकाउंटेंसी में, 33 आया है लॉ में, 99 आया है मैथ्स में, 97 आया है इको में। अब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि जो बच्चा 99 97 लेके आया है इको और मैथ्स में, ये बच्चा 18 कैसे लेके आ गया है अकाउंट्स में। उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे कैसे होगा। तो कभी कभी लक फैक्टर प्ले करता है, बट क्या हम लोग लक पे रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अज्यूमिंग कि आपका रिजल्ट सिर्फ 1% आएगा, ठीक है, सिर्फ 1%, और इस 1% के बेसिस पर मैं आपको बताता हूं कि अगले 50 दिन में आपको ये करना है। तो मैं आपको बस एक एग्रेसिवली बोला हूँ 1%, हाँ। एंड मान के चलना, क्योंकि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का मैं रीड आउट कर लेता हूँ पासिंग एक परसेंटेज। बार मई बताओ। 26 में 20%, जनवरी में 19.23%, Correct. सितंबर 2025 में 14% था। Correct. तो आप अभी देख सकते हो, अगर सितंबर 2025 में ऐसा 14% था, अगेन घूम फिर के कहीं ना कहीं 14% आएगा। मैं तो बोलूंगा 14% नहीं देना चाहिए, 1% देना चाहिए। Right. आप सिर्फ 1% का पढ़ाई करो। तो अभी के लिए सर मेरे लिए वन मोर थिंग इज कि अभी जो आईसीआई चाहता है फाउंडेशन का स्टूडेंट्स को 20% रिजल्ट दे रहा ठीक है, है। बट अगला अटेम्प्ट वो कम करेगा, तो Absolutely. पेपर भी वैसा बनाएगा। Correct. तो प्रिपेयर कैसे करे? पॉइंट देखो, मेरा इसमें ना ये मानना होगा कि आपको जो 50 दिन आपके हाथ में है, इसकी प्रिपरेशन ना अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो जैसे तुमने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको प्रॉपरली बता देता हूँ। आप 50 डेज को ना ऐसे ब्रेक करो, 25 25 15, ठीक है, यहां पर हो गए आपके 40 डेज एंड द लास्ट 10 डेज। तो 25 15 10 आप इसको ऐसे ब्रेक करो। तो फर्स्ट 25 डेज इज सब्जेक्ट कोर्स कंप्लीशन। यहां आपको 100% पेपर पढ़ना है। एबीसी एनालिसिस करके पहले ये डिसाइड कर लीजिए हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, उनको पहले करिए, और 25 दिन के अंदर ए बी सी तीनों कैटेगरी को खत्म कर दीजिए क्लासेस और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके। नेक्स्ट जो 15 डेज है ये आएगा रिवीजन का टाइम। और रिवीजन कैसे करेंगे? सुबह में रिवाइज करके रात में पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी करेंगे। ये हो गया बेसिक प्रिपरेशन। अब जो लास्ट 10 डे की प्रिपरेशन है वो है बूस्टर, क्योंकि आईसीआई यूज कर रहा है एआई, तो आपको भी यूज करना होगा एआई। अब यहां पर आप एआई को इंटीग्रेट करेंगे, एआई को प्रॉम्प्ट देके उसको क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव विल बी, कि आप एआई के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और लंबे बड़े क्वेश्चन। इस बार मई 2026 का पेपर कैसा आया है? आप एक ओवरव्यू बता दीजिए, अकाउंट्स, लॉ, क्वांट्स, इकोनॉमिक्स, सबका। ओके, देखो सर, अकाउंट्स का पेपर अगर मैं बोलूंगा तो पेपर लेंदी था, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, पेपर लेंदी था। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो आईसीआई के पहले एग्जाम कोई भी नहीं देता। वो उस 6 महीना खाली पढ़ने पर ध्यान लगाता है और सीधे जाके आईसीआई का पेपर देता है। तो वो जो पहला टेस्ट है ना उसका, वो ही उसका मॉक टेस्ट बन जाता है, ठीक है। द फर्स्ट टेस्ट बिकम्स द मॉक टेस्ट, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो जो लॉ, अगर मैं अकाउंट्स का पेपर बोलूं, इट वाज लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट। जब मैं लॉ की बात करूं, द पेपर वाज सुपर लेंदी, मतलब क्वेश्चंस एआई से ही बने थे। आईसीआई कितना भी बोल दे कि हमने एआई का यूज नहीं किया है, एआई का यूज हुआ है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पेपर सेट करते टाइम इतना बड़ा केस स्टडी अपने मन से बना दे, या नोज डाइव्ड और ये सारे वर्ड अपने केस स्टडी में यूज करे। तो एआई हुआ है, इसीलिए पेपर लेंदी भी था और इसलिए पेपर बच्चों के लिए ट्रिकी भी था। मैथ्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर इन May 25, अभी तक का सबसे आसान पेपर May 26 का वाज मैथ्स।
और इसीलिए उसमें कोई ग्रेस मार्क्स भी नहीं है, लेकिन मैथ्स में ग्रेस मार्क्स इको में लॉ में ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे बट दिए नहीं गए, बिल्कुल नहीं दिए गए। और इको तो वैसे भी इजी होता है, पर इको में ऑल ओवर पिछले अटेम्प्ट से थोड़े कम मार्क्स आए हैं इस बार, बट द पेपर वाज मैनेजेबल। सो अकाउंट्स और लॉ में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने अच्छे से ग्रिल किया है बच्चों को, एक ओवर लेंदी पेपर देके और एक एक्सेसिव ट्रिकी पेपर देके बिजनेस लॉ में। सो ये है एक ओवरव्यू ऑफ ऑल द 4 पेपर्स दैट आर देयर। द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स टू कन्वे पॉइंट आईसीआई अब, हाँ मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स आप भरोसा नहीं मत करना कि आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ये आप अपना, मैं तो जब भी अभी जैसे मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, मैंने ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 1 क्लियर हो गया। मैं डे 1 से जैसे एएफएम का पेपर गया था ना, मैं मान चुका था कि मेरा नहीं होने वाला है, मैं ग्रेस नंबर पे बैठा ही नहीं था। मैं एक नंबर भी भरोसा नहीं रखता हूं, बट मैं 100% अपना कवर करके आया था। मुझे अभी भी याद है मेरा एफआर में 65 आया है, जस्ट बिकॉज मैंने 100% कवर किया था, 100% पेपर अटेम्प्ट किया। एएफएम वाज वेरी बैड, मतलब मैं रो दिया था पेपर में ही 15-20 मिनट, तो मेरा, मुझे लगता है कि मैं सांस लेने में चला गया था पेपर देख के। तो मुझे उसमें आया है 46, तो मैं फिर भी ठीक हूँ। और ऑडिट में मैं पढ़ा ही नहीं था, जस्ट बिकॉज एएफएम के बाद मुझे लगा था कि होगा ही नहीं पास, तो मैं ऑडिट का पढ़ा ही नहीं था, मैं बैठा हूँ जस्ट जाके 43 आया मुझे। तो मैं ग्रेस नंबर पे तो नहीं बैठा हूँ, मुझे मिला भी होगा, आई एम वेरी मच हैप्पी अगर मिला है तो, और मिला है मुझे पता है, बट मैं बैठा नहीं हूँ। आप प्रिपरेशन ऐसे ही करके जाना कि ग्रेस नंबर आपको नहीं मिलेगा। सबसे बुरा किस्मत जो आपका है ना इस धरती पे, सबसे बैड जो लक है वो अभी का है। तो लॉ यही बोलना है, मतलब अपनी जिंदगी के जेठालाल तुम ही हो, सबसे बुरी किस्मत तुम्हारी है। मैं वो ही बोलता हूँ। तो ये चीज़ है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप ना कभी भी ग्रेस मार्क पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब देता है इंस्टीट्यूट, अब देखो जैन 26 में भी दिया, अभी बच्चों का आरटीपी आएगा तो पता चलेगा, हो सकता है दिया भी हो, बट जो ओवरऑल लॉ के मार्क्स हैं वो देखने से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा उज्जवल कि एक नंबर भी ग्रेस दिया हुआ है। ऊपर तो मेरे को लग रहा है जो एक भी बच्चा मेरे को ऐसा नहीं मिला सिवाय एक को छोड़ के जो बोले कि मेरे को एक्सपेक्टेशन कम थी और मेरे को ज़्यादा आ गया लॉ के पेपर में, ऐसा एक भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि सितंबर 2026 में आपको नहीं मिलेगा ये, एब्सोल्युटली मतलब एक ये पलटेगा। तो आप मान के चलना, लॉ पेपर तो हार्ड आता ही है, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स अब टफ आएगा। Exactly. तो आपको 100% सिलेबस कवर करना है। Absolutely. नाउ वन मोर थिंग सर, आपने बहुत स्टूडेंट से बात भी किया है, आप स्टूडेंट के साथ बैठे भी थे जो लोग अनसक्सेसफुल हुए थे, क्या मेन रीज़न था? मेन जो एक क्रक्स होता है कि कॉन्सेप्ट सही नहीं था, लिखे सही से नहीं थे, प्रेजेंटेशन था, एग्जाम में क्या रीजन था? टॉप 5 ऐसा कुछ आपको? ठीक है, मैं तुमको ये टॉप 5 रीजंस देता हूँ, जिसमें सबसे पहला रीजन, मैं एकदम 100% जो सत्य रीजन है वो है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। इनमें बेसिक सबसे बड़ी चीज होती है फेल होने की बच्चों की, मैक्सिमम की, ये 100% कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते हमेशा। 70% 80% कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं पेपर में, और नसीब में रहते हैं कि इससे पेपर आ गया तो बन जाएगा, और बुरी किस्मत ऐसी है इनकी, उसी से नहीं आएगा क्वेश्चन, जो नहीं पढ़ के गए वही पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। जैसे उसमें हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिजनेस लॉ में हो गया, बच्चा बोलता है मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के गया था, अब तुम 32 नंबर का पेपर ही छोड़ के गए हो, ठीक है, तो तुम बाकी कैसे 70% में 40 लेके आ जाओगे? यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू राइट इन दैट मैनर। तो पहला तो है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। दूसरा प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ रिवीजन। एक बार टीचर ने पढ़ाया, हमने थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े से क्वेश्चंस करके ही चले गए, पूरा ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अटेम्प्ट आ रहा था तो जस्ट अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है। तो द सेकंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ रिवीजन। थर्ड प्रॉब्लम, नो टेस्ट, टेस्ट ही नहीं लिखे, इन्होंने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया। इनका आईसीआई का जो पहला टेस्ट है, मेन टेस्ट, वही मॉक टेस्ट है, तो भैया उसने मॉक कर दिया इनको। पेपर में ये गए थे आईसीआई को मॉक करने के लिए, आईसीआई ने इनके ऊपर हंस दिया, तो वो तीसरी कंडीशन है। चौथी, विच आई थिंक वाज, कि बच्चा ना थोड़ा नर्वस हो गया, ठीक है। जब उसने लॉ का पेपर देखा ना, तो उसके हाथ पैर सूख गए कि इतना बड़ा पेपर कैसे आ गया। तो आधे से ज्यादा लोग लॉ का पेपर देख के ही डिमोरलाइज हो गए थे। तो भले ही पीछे की तरफ अच्छे इजी क्वेश्चंस थे, बट वो सामने का पेपर देख के उनके हाथ पैर फूल गए थे और वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो द फोर्थ प्रॉब्लम विल बी रॉन्ग पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, ठीक है, फोर्थ। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज, हमारे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये अटेम्प्ट के लूप में फंस जाते हैं। दे आर गिविंग द अटेम्प्ट बिकॉज देयर इज एन अटेम्प्ट,
दे आर नॉट गिविंग द अटेम्प्ट बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक सक्सेस का कोई शॉर्टकट बन ही जैसे नहीं पाएगा। इस बार का 20% Correct. आया, अगला बार का किस्मत खराब हो सकता है, तो एकदम कुछ भी हो सकता है, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो खराब भी हो सकता है, बट आप मान के चलना कि आपका लक खराब है। एब्सोल्युटली। मतलब ये तो मैं बोलता हूँ, आप सोच के चलो कि आपसे बुरी किस्मत किसी की नहीं। आप अपनी जिंदगी के जेठालाल। मैं ये करके जानता हूँ, जो मुझे लगता है ना कि छोड़ के जाना चाहिए, हाँ। मैं मान के चलता हूँ कि वही आने वाला है, एब्सोल्युटली तो उसको जल्दी पढ़ लेता हूँ मैं। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें आपको रखनी है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो अगर आपसे एक अटेम्प्ट में गलती होगी, आप दूसरे अटेम्प्ट में जा रहे हो, तो वो गलती को रिपीट नहीं करना है, रिवीजन करना है, 2 बार एटलीस्ट टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट। और कोर्स कंप्लीशन जो टीचर करा रहा है ना, उसको अपने रिवीजन में काउंट मत करिए। आपका रिवीजन आपको बुक लेके बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के शॉर्टकट लेके कुछ नहीं होने वाला। ये तो चीज याद रखिएगा, शॉर्टकट्स डोंट लीड टू द बिगर पिक्चर। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उजू ये चीज़ों को ध्यान देने से आई गेस बच्चों की ये जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव हो सकता है बहुत आराम से। ये 5 गलतियां अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। इस बार का प्रेजेंटेशन पे मार्क्स था कि नहीं? क्योंकि पिछले बार जनवरी 2026 का जो पेपर आया था, बहुत ज़्यादा मतलब रूमर्स वगैरह आया हुआ था कि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स काट लिए, तो हाँ। अच्छा, तो अब इस पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी तक आरटीआई हम लोग के पास आई नहीं है, ठीक है। बट जो हाँ। बच्चों से मैंने अकाउंटेंसी में बात की है, ठीक है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है उतने नंबर उनको नहीं आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 92 एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब 92 वाले बच्चे को 88 85 आया, मैं समझता हूँ। 92 एक्सपेक्टेशन वाले बच्चे का 72 आ रहा है। अब अकाउंट्स में कोई ज्यादा थ्योरी तो होता नहीं है नंबर काटने का, तो बच्चा बोल रहा है अगर मेरा पूरा न्यूमेरिकल सही था तो मेरे नंबर कट कहाँ रहे हैं। तो जरूर से मेरे को लगता है कि तो प्रेजेंटेशन में इट्स कुछ तो लाइक हुआ है। कि मतलब मैं कैसे प्रेजेंट करूं कि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स कट रहा है, यू वांट टू से इट इनडायरेक्टली। करेक्ट। मतलब आई वुड से इन अ बेटर वे कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, क्योंकि आरटीआई आई नहीं है अभी। अभी तो एग्जाम्स का रिजल्ट आया। जैसे ही आरटीआई आ जाएगी ये 100% प्रूव हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन पे नंबर कटे हैं या नहीं कटे हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोगों को कि कोई नेगेटिव मार्किंग हुई है या नहीं। तो इसलिए सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आरटीआई जरूर डालें। इवन अगर आपके नंबर कम भी है ना, अगर आप पास भी हो गए फिर भी आप आरटीआई डालें, जिससे आपको फ्यूचर के लिए समझ में आएगा किस चीज पर नंबर कट रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड हाउ यू कैन अवॉइड इट फॉर द फ्यूचर इफ यू हैव क्लियर्ड फॉर सीए इंटरमीडिएट, इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड फॉर सीए फाउंडेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट, इट विल हेल्प। बात सही है, योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। एब्सोल्युटली। तो इट्स लाइक कि इफ यू आर स्टडिंग फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गिव 80% ऑफ योर टाइम studying the concept and 20% of your time knowing what's the presentation. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो सर, So, 80% अभी तो 20% तो मेंटेन करना पड़ेगा, दैट्स अ फैक्ट। हाँ, तो अभी टैकल कैसे करें लॉ को? अभी तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो। देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, ठीक है। आज भी मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू कवर 69 मार्क्स इन 60 मिनट्स। अब इसमें क्या है, मल्टीपल रिवीजन जितनी बार लॉ का होगा, ठीक है, उतनी बार आपको ये रिमेम्बरेंस होगी। तो मैं अपने बैचेस में भी ये बताता रहता हूँ। जैसे अभी फाउंडेशन के हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं, उसमें भी मैंने सेम चीज बताई है। एग्जिस्टिंग बच्चों को भी पता है, और यूट्यूब पर भी मैं ऐसे तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप अपने कंटेंट को जितना समराइज करोगे उतनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर सकोगे। तो फर्स्ट थिंग इज कंटेंट समराइजेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है। जैसे बच्चों के लिए मैंने कैप्सूल वीडियोस बना के रखे हैं। अब वो कैप्सूल वीडियोस से बच्चे रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। 69 मार्क्स वो 60 मिनट में कवर कर सकता है। तो अगर वो रोज का 2 घंटा निकाले और वीक में ये सिर्फ 2 बार करे, तो एग्जाम तक वो 16 बार ये 69 मार्क्स को रिवाइज कर सकता है। फिर भगवान भी आके उसके दिमाग से ये नहीं निकाल सकता। तो द की इज 100% कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी फॉलोड अप बाय 100% कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। यू डू इट एंड यू कैन गेट इट। एब्सोल्युटली। अगर आप ये कर लो तो आपसे कोई दूर नहीं जा सकता, आप कर ही लोगे। फिर आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कर लो अच्छे से। ना लॉ में तो मुझे नहीं लगता कि आप कम, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, ऑडिट, लॉ, दीज टू आर सब्जेक्ट्स जिसमें आप अगर 60 पढ़ के जाओगे ना तो 30 आएगा, आप 100 पढ़ के जाओगे तो 40 आएगा। वही बात। ऐसा सोच के चलना। तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग इन द लॉ एंड ऑडिट, स्पेशली दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो सर अभी जैसे 2 मंथ्स है एग्जैक्टली, मैं 2 मंथ्स भी नहीं बोलूँगा, 3 तारीख तो आज हो गया। इस फेलियर से उभरने को 4-5 दिन चल जाएगा,
50 दिन बोलूँगा मैं, 50 days you have in your hand for CA foundation. 50 days how to start, let's suppose from scratch, zero, from starting from zero. तो इस केस में मैं यही बोलूँगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप ना इसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट 25 डेज़ इज़ सिलेबस कंप्लीशन, 100% कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीशन। उसके बाद द नेक्स्ट 15 डेज़ इज़ योर पोर्शन वेयर यू कवर द पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, एंड द लास्ट 10 डेज़ इज़ द बूस्टर। बूस्टर इज़ वेयर यू ब्रिंग इन द एआई क्वेश्चंस। जैसे इस बार मैं ब्रह्मास्त्र, एक मेरी सीरीज़ है, फाउंडेशन के बच्चे जितने कमेंट में लिख देंगे बताना कि अगर आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में पता है कि नहीं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ है, ये एग्जाम से 1 महीना पहले मैं यूट्यूब पर कराता हूँ। इस बार मैं भी इसमें चेंज लेके आया और आई एम ब्रिंगिंग ब्रह्मास्त्र एआई प्रो, जिसमें आपको मैं एआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो एआई इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस बना के ब्रह्मास्त्र में कराऊंगा। पिछली बार के पेपर में मैं एग्जाम के 1 दिन पहले एक पेपर करा रहा था, प्रैक्टिस पेपर। उसमें ना एग्जाम की रात के पहले 11 बजे रात को, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था जो 1.5-2 पेज बड़ा था। ठीक है, बच्चा मेरे को कमेंट में लिख रहा है ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। अगले दिन सुबह में सेम क्वेश्चन वैसे 3 आ गए। बच्चा कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं तो इतने बड़े पेपर तैयार नहीं किया। पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी आपको प्रैक्टिस करना ही है, एकदम मस्त है। Number of mock tests, number of RTPs, number of MTPs. ओके, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 2 देने चाहिए पर सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। एमटीपी मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट की, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 2-2 एमटीपी होती हैं, तो 3 में 6 एमटीपीज विल बी सफिशिएंट। और आरटीपी आई थिंक लास्ट 3 अटेम्प्ट की अगर आप आरटीपी कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखो, फाउंडेशन में अगर आप पीवाईक्यू बना लेते हो सफिशिएंट नंबर ऑफ ईयर्स के, लेट्स से अगर आपने 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू बना लिए, तो मोस्ट ऑफ द आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस आर कवर्ड इन द पीवाईक्यू ओनली। दे डोंट मेक न्यू क्वेश्चंस इन पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी में। वो सब न्यू क्वेश्चंस हाँ पीवाईक्यू में ही रहता है। Eco and maths, हाँ. अब अगर इको और मैथ्स की बात करूँ, तो इको और मैथ्स में आपको तो भैया एमटीपी, आरटीपी करना ही करना है, एमसीक्यू बनाने ही बनाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके। मैं तो ऐसे बोलता हूँ दिन के 50 लेके चलूँ। 50 एमसीक्यू मेरे को इको के बनाने, 50 एमसीक्यू लॉ के बनाने, सॉरी मैथ्स के। अगर आप 50-50 लेके चलो, तो फिर ऐसे केस में आप कंटिन्यू करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। द ओनली थिंग, मतलब मुझे लगता है लिखो। हाँ, मतलब मैं भी जब absolute. अपना फाइनल का पेपर दिया था, आई हैव एक्चुअली सॉल्व अराउंड 5 to 6 पेपर्स। मैं 1-2 प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व किया हूँ, एंड जो टेस्ट सीरीज एक में ले लिया था, उसका मैं 3 अलग अलग पेपर दिया हूँ। मतलब पहले 40 पेपर पहले टेस्ट दिया 60% एंड देन 100%। तो मैंने 3 ऐसे दिया था एंड 2 Sectional test. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और आरटीपी, एमटीपी भी तो सॉल्व किया ही। तो अराउंड मैं 6-7 पेपर सॉल्व किया था, तब जाके मेरा 65 आया एफआर में। तब आप समझ सकते हो कि भाई, और एएफएम पेपर जो 75 ईयर्स का सबसे टफेस्ट पेपर है, जिसमें 12% ही पास किए हैं, उसमें मेरा 46 आया। तो इट इज़ नॉट कि बच गया। मतलब मुझे तो लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे तो लगता है कि मैं पास नहीं करूंगा, बट मैं पास हो गया। दैट्स द ओनली थिंग कि मैं अपना क्या बोलते हैं लक को भी मानता हूँ कि हाँ चलो ठीक है। मतलब एएफएम का पेपर के बाद ना मुझे सीरियसली आई वाज लाइक आई गेव अप। मतलब मुझे पढ़ने का ही मन नहीं था। समझ सकते हो, बस किस्मत अच्छा था, पास हो गया। हाँ चलो, भगवान है, भगवान है। बट मुझे जो लगता है कि आप लोग का भी रिजल्ट नहीं भी आया हो या पहले बार भी देने वाले हो, डोंट ट्रस्ट ऑन योर लक, डोंट ट्रस्ट ऑन गॉड। यू मेक श्योर दैट यू हैव अ स्वॉर्ड ऑन योर हैंड एंड यू हैव द स्किल्स टू फाइट ऑन योरसेल्फ। Absolutely. तो आई होप कि आपको यू गेट इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू लिसन नाउ। लास्ट का बस ये बोलना चाहूँगा कि सर जो फेल हुए हैं अभी भी, मैं बस उनको बस एक शब्द बोलना चाहता हूँ। द डे व्हेन यू विल गो फॉर योर कॉन्वोकेशन, जो मैं भी इमेजिन करता हूँ पढ़ने के समय, व्हेन यू विल टेक योर पेरेंट्स टू द कॉन्वोकेशन, दैट डे यू विल अंडरस्टैंड दिस डजंट इवन मैटर। Point. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एब्सोल्युटली। अब बच्चों देखो, जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी हम लोग हैं, पर जिनका हो गया उनको भी गाइड करना हमारे लिए ज़रूरी है। 10 और 16 जुलाई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एब्सोल्युटली लाइव होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक भी रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करें और अपने सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में एकदम सक्सेसफुल बन जाए। क्योंकि देखो, अब इंटरमीडिएट अगला लेवल है, सिलेबस का 8% होने वाली है पासिंग परसेंटेज। तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, सही पढ़ना है, तभी आप तरक्की कर पाओ। फॉर इंटरमीडिएट इट इज़ जस्ट अ रेड वार्निंग कि मतलब फाउंडेशन क्लियर किया, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थम्स अप।
बट आप इंटरमीडिएट में जा रहे हो तो इट इज़ अ रेड वार्निंग, बड़ा सा साइन बोर्ड लगा लो कि अब आप मेन प्लेइंग जोन में आ चुके हो। एग्जैक्टली हिट लिस्ट में आ गए हो, अब आप आईसीआई के रेड जोन में आ गए हो, एकदम तबला जैसा हो गया। एक तरफ से आपको फाउंडेशन 20% निकाल दिया, फाइनल 15% निकाल दिया, बीच में ही 8% है। अब आप उस 8% की रेंज में हो वेर यू आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट टू मेक श्योर दैट यू क्लियर द 8% क्राइटेरिया। तो अब उस 8% के लिए ही मेन लड़ाई है, हाँ, तो वो निकालनी है आपको। दैट इज वॉट यू हैव टू फाइट फॉर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए। थैंक यू ऑल। एंड जो भी डाउट है आप कमेंट सेशन में ज़रूर से एकदम। पूछेगा, सर ज़रूर से रिप्लाई कर देंगे, मैं भी रिप्लाई करूँगा। जितना डाउट्स है सब आप भर दो, एंड बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।